हम लोग पढ़ रहे हैं एस्ट्रोनॉमी, और एस्ट्रोनॉमी में हम लोगों ने सबसे पहले बेसिक लेक्चर लिया जिसमें टूल्स ऑफ ज्योग्राफी की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। भूगोल विषय को किस तरीके से पढ़ा जाए कि उसका मैक्सिमम रिजल्ट हमको मिल सके, इसके लिए हम लोगों ने यूटिलिटी ऑफ मैप्स की चर्चा करी थी। दूसरे टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का उदय किस तरीके से हुआ, ब्रह्मांड का विस्तार किस तरीके से हो रहा है। और इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था द थियोरी ऑफ बिग बैंग, बिग बैंग और जॉर्ज लेमेंटर की कहानी को अच्छे से समझ लिया है। और इसके बाद आज हम लोग तीसरे टॉपिक में प्रवेश कर रहे हैं जिसका नाम है हमारी आकाशगंगा, आवर गैलेक्सी। अगर आप एस्ट्रोनॉमी के फ्लो चार्ट को एक बार अपने दिमाग में लाएं, एक बार अपने जहन में लाएं, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सबसे बड़ी यूनिट है, जिस सबसे बड़ी चीज को हम लोग जानते हैं, मनुष्य की सोच, समझ, विकास और विज्ञान आज जिस सबसे बड़ी जगह तक पहुंच पाया है वो जगह है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अलावा हम कुछ नहीं जानते, लेकिन ब्रह्मांड क्या है इसको नहीं जानते। तो हमने ये कल्पना करी कि बहुत सारे सुपर क्लस्टर्स जब आपस में मिल गए तब ब्रह्मांड की रचना हुई, और ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, आगे भविष्य में भी होता रहेगा। इसलिए हमको नहीं पता कि ब्रह्मांड का जो अनुमानित साइज है वो कितना है। इसलिए जब भी डेफिनेशन की बात आती है तो ग्रुप ऑफ सुपर क्लस्टर्स इज कॉल्ड यूनिवर्स, ये डेफिनेशन हम लोगों ने सीखी थी। सबसे बड़ी यूनिट हो गई ब्रह्मांड। ब्रह्मांड से जब नीचे उतरते हैं तो हमें मिलते हैं सुपर क्लस्टर्स। अब ये सुपर क्लस्टर्स क्या होते हैं? तो सुपर क्लस्टर्स आर द ग्रुप ऑफ द गैलेक्सीज, आकाश गंगाओं के समूह हैं। एक एक सुपर क्लस्टर में कई कई आकाश गंगाएं हो सकती हैं। हम जिस सुपर क्लस्टर में रहते हैं उसमें 3 आकाश गंगाएं हैं, लेकिन किसी में 13 भी हो सकती है। और जब हम सुपर क्लस्टर से नीचे उतरते हैं तो अगली यूनिट हमें मिलती है गैलेक्सी, यानी कि आकाशगंगा, जिसे आज पढ़ने जा रहे हैं। गैलेक्सी असंख्य तारों का पुंज है। गैलेक्सी इज द ग्रुप ऑफ स्टार्स। इसीलिए जब हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं गैलेक्सी तो हमको सुपर क्लस्टर अपने आप क्लियर हो जाता है, क्योंकि आकाशगंगाओं के मिलने से ही सुपर क्लस्टर बनता है। हमको स्टार भी क्लियर हो जाता है क्योंकि गैलेक्सी स्टार से ही मिलकर के बनी हुई है। बस एक सेपरेट टॉपिक हमें पढ़ना होता है, स्टार। तो आकाशगंगा की कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो इसका नाम है मंदाकिनी। हमेशा आपको सिर्फ एक ही टर्म याद होना चाहिए कि हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब ये मंदाकिनी दिखती कैसी है? तो पीछे हम लोग एक बार चर्चा करके आ रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में एंटी क्लॉक घूमने का एक कॉन्सेप्ट है। ब्रह्मांड में प्रत्येक ऑब्जेक्ट, प्रत्येक वस्तु एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। उसका निष्कर्ष, उसका रीजन भी हम लोगों ने यही निकाला था कि चूंकि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, और विस्तार होने का मतलब है ब्रह्मांड लगातार ढीला हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसीलिए हर वस्तु एंटी क्लॉक घूम रही है। तो हमारी गैलेक्सी भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगी। अगर हम लोग गैलेक्सी का एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो रफ डायग्राम में कुछ इस तरीके से हमारी आकाशगंगा एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, इस तरीके से। और हमारी जो गैलेक्सी है इसके 3 स्पाइरल आर्म्स हैं, 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। ये तीनों आपको इस समय यहां पे दिख भी रही है। इसकी पहचान कैसे करी जाए? तो पहचान के लिए कुछ चिन्ह बना दिए जाएंगे। जैसे पहली स्पाइरल आर्म है तो उसमें मान लीजिए एक स्टार ये है, इस तरीके से। तो पहचान लीजिए इस तरीके से कि ये फर्स्ट स्पाइरल आर्म है गैलेक्सी की। जो सेकंड स्पाइरल आर्म है उसकी पहचान आप इस तरीके से कर सकते हैं कि उसमें एक तारा ऐसे है। और जो थर्ड स्पाइरल आर्म है उसकी पहचान आप इस तरीके से कर सकते हैं कि एक तारा ऐसे है। अब अगर आप यहां से चलना शुरू करें तो आकाशगंगा में आप प्रवेश करेंगे और इस तरीके से पहली घूर्णनशील भुजा में घूमेंगे, फिर दूसरी में इस तरीके से घूमेंगे, फिर तीसरी में इस तरीके से घूमेंगे, और फाइनली यहां पर आकर के सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बीच में जो है ब्लैक कलर का एक होल है जिसे कहा जाता है ब्लैक होल। आकाशगंगा की संरचना आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कभी भी गैलेक्सी का एक रफ डायग्राम बनाना पड़े
तो रफ डायग्राम आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, बीच में एक ब्लैक होल को रख दीजिए और 1 2 3 3 स्पाइरल आर्म हो गई। इस तरीके से भी बना सकते हैं कि बीच में आप एक ब्लैक डॉट रख दीजिए, 1 2 और 3, ये गैलेक्सीज है। और ये जो 3 आकाशगंगाएं दिख रही हैं, इन तीनों को मिला करके बनता है हमारा सुपर क्लस्टर जिसमें हम लोग रहते हैं। बीच में ये जो आकाशगंगा दिख रही है इसका नाम है मंदाकिनी। ऊपर ये जो हमारी पड़ोस में दिख रही है ये है एंड्रोमेडा। हमारी पड़ोसी आकाशगंगा। और दूसरी है NGC-M13, तीसरी आकाशगंगा। ये इनकी एस्ट्रोनॉमिकल नेमिंग्स हैं। 598 इनका कोड है, 598 M13। और अगर इसका कोड देखें तो M11। देखने से ही आपको पता चल रहा है कि एंड्रोमेडा पास है और M13 दूर है। कोड से भी समझ जाएंगे, M11 और M13 एक पास है और एक दूर है। तो ये आकाशगंगा की संरचना है। आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा कि हमारी गैलेक्सी किस तरीके से दिखती है। पहला पॉइंट क्लियर। अब आते हैं दूसरे पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में शुरुआत होती है डेफिनेशन से कि व्हाट इज गैलेक्सी। तो गैलेक्सी इज द ग्रुप ऑफ स्टार्स। आकाशगंगा जो है ये तारों का समूह है। तो हमारी इस आकाशगंगा में कितने तारे हैं? मोर देन 100 बिलियन, इतने तारे हैं। 100 बिलियन से ज्यादा तारे हमारे आकाशगंगा में हैं। अच्छा, इतने सारे तारों का निर्माण एक साथ तो हो नहीं गया होगा, इसके बनने का भी एक प्रोसेस होगा। बनने में काफी लंबा समय भी लगा होगा। तो कितना समय लगा? तो इसको बनने में लगे थे 12 मिलियन ईयर। आज से 12 मिलियन साल पहले हमारी ये आकाशगंगा बनी थी। सॉरी, बिलियन। जब मैंने आपको बिग बैंग थियरी की कहानी सुनाई तो उसमें भी आप लोगों ने सीखा था कि 15 बिलियन साल पहले बिग बैंग हुआ था। तो बिग बैंग के बाद में ही तो आकाशगंगा बनेगी, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये धीरे धीरे ठंडे होने लग जाएंगे, एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, 7000 डिग्री तक तापमान गिरेगा। तो 15 मिलियन साल पहले बिग बैंग, 15 बिलियन साल पहले बिग बैंग, 12 बिलियन साल पहले हमारी गैलेक्सी बनती है। और इन 12 बिलियन सालों में, आज से 12 बिलियन सालों में, इसमें करीब करीब 100 बिलियन से ज्यादा स्टार्स हैं। मैं पीछे आपको बता चुका हूं कि एस्ट्रोनॉमी की लैंग्वेज में कभी भी एक्यूरेट आंसर नहीं चलता है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि 100 बिलियन, क्योंकि जाके किसी ने नहीं गिने। तो या तो आप कहेंगे लेस देन या तो आप कहेंगे मोर देन, लेकिन अनुमान है मोर देन 100 बिलियन स्टार्स आर देयर इन द आवर गैलेक्सी नेम मंदाकिनी। ये भी आपको क्लियर हो गया। बट अमंग ऑफ देम 7000 स्टार्स आर visible from naked eyes। आप अपनी नग्न आंखों से करीब 7000 तारों को देख सकते हैं। जब छत के ऊपर सोने का जमाना था तो अक्सर बच्चों में यह गेम चलता था कि आसमान में तारे गिन करके बताओ कितने हैं। रात को नींद नहीं आने की स्थिति में यह फेवरेट काम होता था। यही बच्चा जब बड़ा होने लगा तो ये तारे किसी और वजह से गिनने लगा, और यही व्यक्ति जब बूढ़ा होने लगा तो तारे किसी और वजह से गिनने लगा। लेकिन तारे सब गिनते हैं, गिनने की आवश्यकता नहीं है। अगर एस्ट्रोनॉमी आपने पढ़ी है तो 7000 जो दिख रहे हैं आसमान में तारे वो 7000 हैं। एक्चुअली जितने हैं वो 100 बिलियन से ज्यादा हैं। लेकिन जो 7000 तारे आपको दिखाई दे रहे हैं आसमान में, वो आपको नग्न आंखों से इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आपसे काफी करीब हैं, काफी पास हैं। और ये तारे 1000 लाइट ईयर, ये सारे तारे 1000 लाइट ईयर के अंदर अंदर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी आंखों में जो लेंस लगा हुआ है वो 1000 लाइट ईयर तक देख सकता है। लेकिन उसके लिए ऑब्जेक्ट भी वैसा होना चाहिए।
कोई पंछी आसमान में उड़ रहा 5 किलोमीटर दूर तो वो भी नहीं दिखेगा, लेकिन तारा 1000 लाइट ईयर दूर भी दिख रहा है, तो ऑब्जेक्ट को भी उसी तरीके का होना चाहिए। ये दूसरी बात भी आपको समझ में आ गई होगी। जिंदगी में 3 स्टेजेस हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। को संसार को चलाने वाले 3 लोग हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इस यूनिवर्स में हर चीज 3 के फॉर्म में डिजाइन है, तो हमारी जो आकाश गंगा है वो भी 3 के फॉर्म में डिजाइन है, मंदाकिनी 3 के फॉर्म में डिजाइन है। इसकी जो पहली भुजा, पहली आर्म आपको दिख रही है, इस भुजा में जवान लोग हैं, यंग स्टार्स हैं। यंग स्टार्स क्यों हैं? क्योंकि तारे का जन्म यहीं पर होता है, और जन्म के समय कोई भी तारा जवान ही तो होगा। फिर ये तारा ट्रैवल करता है, अपने बचपन से लेकर के अपनी जवानी के दिनों को देखता है, और एक समय ऐसा आता है जब ये सेकंड स्पाइरल आर्म में आ जाता है। सेकंड स्पाइरल आर्म में जो तारा है, इस तारे को मैच्योर तारा कहा जाता है। मैच्योर का मतलब होता है प्रौढ़। जैसे हम लोग 40s की एज में जब होते हैं तो मैच्योर एज वो कहलाती है। तो दूसरी भुजा में तारा हमेशा मैच्योर होता है, और तीसरी भुजा में ये जो स्टार है ये ओल्ड है, ये वृद्ध तारा माना जाता है। इनको इनके क्रम में यंग, मैच्योर और ओल्ड क्यों कहा गया? सीधा और सरल सा रीजन है कि जिंदगी की 3 स्टेजेस हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तो तारे भी बचपन, जवानी और बुढ़ापे से गुजरते हैं और एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। इसको समझने के लिए आपको आकाशगंगा के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। दिवाली के मौसम में आपने चकरगिन्नी नचाई होगी, चक्री। तो जब आप चक्री नचाते हैं तो इस बार एक चक्री वेस्ट करिएगा, उसको खोल के देखिएगा। तो जब आप चक्री को खोलेंगे तो उसमें 3 स्पाइरल आर्म्स मिलेंगी, और चक्री के बीच में ऐसा ही ब्लैक होल आपको भी मिलेगा, उसका आधार जिस पे रख के उसको नचाते हैं। अब दूसरी चक्री नचाइए। तो जब आप चक्री नचाएंगे, उसकी 3rd स्पाइरल आर्म में जब आप आग लगाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम ही यही है, हर चीज एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। और जैसे ही वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगी तो उसके सबसे पीछे वाली भुजा से ढेर सारा बारूद, प्रकाश, धुआं और एनर्जी निकलेगी। उसी चक्री को उठाइए और यहां पेस्ट कर दीजिए और लगा दीजिए आग। चक्री ने घूमना शुरू किया, और जैसे ही उसने घूमना शुरू किया तो यहां से ढेर सारी आग पैदा हो गई। अब ये जो आग पैदा हुई, इसमें गैसेस भी हैं, इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। गैसेस में हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा गैस है, और हाइड्रोजन गैस जो है उसके 2 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्ट करने के बाद हीलियम का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। हीलियम से धीरे धीरे न्यूक्लियस बन रहा है, और फिर उसी न्यूक्लियस के ऊपर हाइड्रोजन की लेयर्स लगातार चढ़ती चली जा रही हैं, और हीलियम हाइड्रोजन के इसी कॉम्बिनेशन से एक तारे का जन्म हो रहा है। आकाशगंगा की पहली घूर्णनशील भुजा में जब एक तारे का जन्म होता है तो उसे एम्ब्रायो स्टार कहा जाता है। एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो किसी के भ्रूण को भी कहते हैं, तारे के जन्म को भी कहते हैं। गैलेक्सी का टर्म है एम्ब्रायो। और फिर एम्ब्रायो अपनी यंग एज में इस तरीके से घूमना शुरू करता है, और घूमते घूमते ये पूरा सफर तय करता है, और तब जाकर के फिर ये मैच्योर स्टार बनता है। मैच्योर स्टार का मतलब है कि उसके पास में सबसे ज्यादा एनर्जी है, सबसे ज्यादा गैसेस हैं, और वो सबसे ज्यादा प्रकाश भी फैला रहा है। मैच्योरिटी की एज को पार करने के बाद वो तीसरी घूर्णनशील भुजा में प्रवेश करता है, और फिर इस तारे में विस्फोट होना शुरू होते हैं। विस्फोट होते होते एक दिन ऐसा आता है
जब इस तारे की सारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। बुढ़ापे में जिस तरीके से शरीर का हाल होता है जर्जर अवस्था, उसी प्रकार से तारा भी अपनी जर्जर अवस्था में पहुंच जाता है और जर्जर अवस्था में पहुंचने के बाद वो तारा धीमी गति से ब्लैक होल के अंदर चला जाता है और ब्लैक होल के अंदर जो गया वो लौट के कभी बाहर नहीं आया। ब्लैक होल को ही आप मृत्यु का प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं। कल्पना करिए कि एक साइकिल का पहिया है आपके पास, टायर है, रिम है, यानी कि साइकिल से आपने डायरेक्ट एक पहिया खोल लिया है रिम के साथ और उसको किसी हार्ड फ्लोर पे रख दिया है आपने पहिए को और फिर नचा दिया है। साइकिल वालों की दुकानों में आपने ऐसे दृश्य देखे होंगे। तो जब रिम के साथ आप साइकिल के एक पहिए को फ्लैट सरफेस पे घुमा देंगे एंटी क्लॉकवाइज, वो गोल गोल घूमने लगेगा, तो आप क्या पाएंगे कि उसके बाहर की जो भुजा है वो सबसे तेज घूम रही होगी, लेकिन उसका जो बेस होगा वो तो स्टिल स्टेबल होगा, वो शांत होगा। अगर फिजिक्स की भाषा में बात करें, ज्योग्राफी तो मां है ना, कभी कभी बच्चों की भाषा में भी बात करें तो इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, जो मैक्सिमम इक्वेटर पर और मिनिमम पोल्स पर होता है। आधार कभी नहीं घूमता। तो अगर आधार नहीं घूमता है तो इसका मतलब ये ब्लैक होल भी नहीं घूमता होगा। लेकिन पीछे की क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं कि ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, तो जो कोई भी इसके आसपास पहुंचता होगा वो अंततः मिल तो इसी में जाता होगा। तो एक तारे का जीवन इस प्रकार से समाप्त हो जाता है। एक दूसरा विचार भी यहां पर है कि तारे नहीं घूमते। दूसरा विचार यह भी है कि तारे नहीं घूमते, और इस विचार में भी कोई गलत नहीं है। ठीक है, तारे नहीं घूमते तो घूमती क्या है? आकाशगंगा। आप बस में बैठे कहीं सफर पे जा रहे हैं और आप ये कहते हैं कि हम थोड़ा ना जा रहे हैं, बस जा रही है, तो गलत तो नहीं कहा आपने? कहा तो सही, क्योंकि जा तो बस ही रही, आप तो बस में बैठे हैं। तो एक कल्पना ऐसी भी कर लीजिए कि सारे तारे स्टिल स्टेबल हो गए और आकाशगंगा ही एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगी, तो भी तारों की स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा। जो तारा यहां जन्मा होगा वो तारा यहां मर जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये जो है गैलेक्सी का स्ट्रक्चर था। आशा करता हूं कि सभी को बात समझ में आ गई होगी। अब सबसे पहले आप ये चीज लोकेट करिए कि हमारी इस आकाशगंगा में सूर्य कहां है, यानी कि इतनी बड़ी आकाशगंगा जिसमें 100 बिलियन से ज्यादा तारे हैं, इन 100 बिलियन तारों में हम कहां हैं? तो हम यानी कि सूर्य जो है वो लगभग यहां पर है। हम यहां पर हैं, यानी कि सेकंड स्पाइरल आर्म में। तो अगर हम सेकंड स्पाइरल आर्म में हैं तो इसका मतलब हमारा सोलर सिस्टम कौन सी एज में पहुंच चुका है? मैच्योर एज। और हम भी मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम बच्चे नहीं रहे। और जैसे ही आप अपने जहन में सूर्य को रखते हैं तो एक दूसरी बात आपको यह भी समझ में आ जाती है कि जिस दिन सूर्य ब्लैक होल में जाएगा उसके लड़के बच्चे मंगल बुध शुक्र शनि वो भी तो ब्लैक होल में चले जाएंगे। प्रलय से भी बड़ी प्रलय आएगी। तो सूर्य की स्थिति हमारी आकाशगंगा में क्या है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब एक तारा जो कि इम्ब्रायो के रूप में यहां पर जन्मा और फिर व्हाइट ड्वार्फ के रूप में यहां पर जाकर मर गया, तो यहां से यहां तक का उसका कुछ जीवन काल भी होगा। वो जीवन काल है 200 मिलियन ईयर। एक तारा 200 मिलियन ईयर्स में यहां से यहां तक का सफर पूरा करता है।
अब सन के बारे में आपने सीखा कि वो बीच वाली भुजा में है, मिडिल स्पाइरल आर्म में है, यानी कि वो यंग एज में है। तो सूर्य अपना आधा जीवन तो पूरा कर चुका, बचा आधा जीवन, आधा जीवन भी पूरा कर ही लेगा और एक दिन ब्लैक होल में चला जाएगा। अब सूर्य के साथ कुछ इस तरीके से उसका सोलर सिस्टम भी जुड़ा हुआ है, जिसमें अगर केवल पृथ्वी को देखा जाए तो एक साल में जब सूर्य का चक्कर लगाती है पृथ्वी, तो पृथ्वी की कुछ स्थितियां ये बनती होंगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी का वो हिस्सा जो सन फेसिंग होता है वहां पर दिन होता है और ऑपोजिट साइड पर रात होती है। तो मान लीजिए कि पृथ्वी इस समय यहां पर है और बीच में लाइन खींच दें तो इधर रहने लोगों वाले के लिए दिन और इधर रहने वालों के लिए रात हो गई। तो जब तक रात नहीं होगी तब तक क्या आसमान में तारे दिखेंगे? नहीं। तो देखिए यहां से एक और चीज आपको समझ में आती है कि पूरी पृथ्वी पर रहने वाले लोग एक ही समय में तारे नहीं देख सकते। कोई दिन में तारे देखता है तो कोई रात को तारे देखता है, दिन में तारे दिखते नहीं इसलिए रात को देखता है। तो अब सवाल यह उठता है कि जब यहां वाले लोग रात में होंगे और तारे देख रहे होंगे तो उनकी नजर तो इधर पड़ रही होगी, क्योंकि इधर तो दिन है, तो तारे इधर ही तो नजर आ रहे होंगे। तो गैलेक्सी का एक ये हिस्सा हाईलाइट कर लीजिए। फिर पृथ्वी की स्थिति कभी इधर होगी तो नीचे की साइड दिन, ऊपर की साइड रात होगी, तो फिर वो लोग ये वाले तारे देख रहे होंगे। कभी स्थिति यहां होगी तो दिन इधर रात इधर, तो वो लोग ये वाले तारे दिख रहे होंगे। फिर कभी ये स्थिति होगी या ये स्थिति होगी तो वो लोग इधर वाले तारे देख रहे होंगे। कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि क्या पृथ्वी पर रहने वाले लोग पूरी आकाशगंगा को देख सकते हैं? नहीं, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, सब चलायमान है। तो चलते चलते नजर पड़ती है, जिधर रात होती है उधर तारे दिखते हैं, जिधर दिन होता है उधर सूर्य दिखता है। हम पृथ्वीवासी रात के समय जिन तारों को देखते हैं उनको कहा जाता है मिल्की वे। इसलिए अगर किसी को कोई शक हो इस बात को लेकर कि मंदाकिनी को इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं, तो ये शक आज आप अपना दूर कर लीजिए। मंदाकिनी हमारी गैलेक्सी का नाम है, मिल्की वे वो हिस्सा है जो हमें दिखता है। लेकिन कंक्लूजन के रूप में यह बात भी उतनी ही सत्य है कि मिल्की वे इज द पार्ट ऑफ द गैलेक्सी, बट ओनली विजिबल इन द नाइट, नॉट विजिबल इन द डे। हां, मिल्की वे को हिंदी में क्या कहते हैं ये आप जरूर बता सकते हैं। कोई बता सकता है मिल्की वे को हिंदी में क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला इसको हिंदी में कहते हैं। करेक्ट वर्ड इज मिल्की वे। अच्छा, अब जरा इस डायग्राम को देखिए। मैंने आकाशगंगा के कुछ हिस्सों को हाईलाइट किया है जहां के स्टार्स को हम रात को देख रहे हैं। कॉमन सेंस का यूज करिए और यह बताइए कि क्या रात को दिखने वाले तारों की चमक एक समान रहेगी या अलग अलग होगी? अलग अलग होगी। क्यों अलग अलग होगी? क्योंकि आप आकाशगंगा के एक ही हिस्से को नहीं देख रहे हैं। अगर आप फर्स्ट स्पाइरल आर्म पे नजर पड़ी आपकी पृथ्वी की स्थिति के अनुसार, तो वहां के तारे ज्यादा चमक रहे होंगे, बिकॉज दे आर यंग स्टार्स। पृथ्वी के घूमने के दौरान यदि कभी कम चमकीले तारे आपको दिखे, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि रात को तारे तो बहुत दिख रहे हैं लेकिन बिल्कुल डिम, तो आप क्या देख रहे हैं? थर्ड स्पाइरल आर्म। और कभी कभी आपने देखा है एकदम शाइनी स्टार्स, ऐसा लगता है किसी ने झालर लगा दी, तो यू आर सीइंग यंग स्टार्स, बट इट विल बी डिसाइडेड ओनली ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द अर्थ।
पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सापेक्ष क्या है, तब यह तय किया जा सकेगा। अच्छे से बात समझ आ रही? तो ये सूर्य की बात हो गई, और आकाशगंगा और मिल्की वे में अंतर क्या है, इसकी भी बात हो गई। अब अगला सवाल उठता है कि जैसे सूर्य एक तारा है, तो उस तरीके से बहुत तारे होंगे जो हमारे आसपास होंगे, तो क्या उनमें से किसी तारे को हम देख सकते हैं? तो जी हां, बिल्कुल देख सकते हैं। और उनमें सबसे पॉपुलर तारा जिसे आप देख सकते हैं वो यहां पर स्थित है, इसका नाम है पोलियरिस एस्टेरिस, ध्रुव तारा। आम बोलचाल की भाषा में पोलियरिस। बचपन से लेकर जिंदगी भर आपने उत्तर दिशा में 7 तारों का एक क्रम देखा होगा जिसे सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। एक चम्मच के फॉर्म में वो होते हैं 7 तारे, 7 स्टार्स, जिनको सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। उन सप्तऋषि तारामंडलों में जो पहला तारा है, जो नॉर्थ में सबसे ऊपर है, उसको ध्रुव तारा कहते हैं, जो सबसे ज्यादा चमकीला होता है। और ध्रुव तारे को पहचानने का सबसे आसान तरीका ही यही होता है कि वो नॉर्थ में होगा। फौज में हम लोग पढ़ते हैं उत्तर की पहचान कैसे करें, तो ध्रुव तारे से करें, उसमें एक पॉइंट आता है। ध्रुव तारा जहां दिख रहा वो उत्तर है। ध्रुव तारा उत्तर में तो दिखेगा, लेकिन किसी पेड़ के ऊपर जरूर दिखेगा, पेड़ के ऊपर दिखेगा, तारों के ऊपर दिखेगा, यानी कि वो नॉर्थ में भी है और देखिए वो ऊपर भी है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सन वो ऊपर है, और ऊपर की दिशा को नॉर्थ कहते हैं। अब यहां से भी एक सवाल उठता है, पूछा भी गया है यूपीएससी में। सवाल ये उठता है कि सारे तारे अपनी पोजीशन बदलते हैं। आप किसी तारे को छत पे चढ़ के आज पहचान लीजिए, कल दोबारा चढ़िए, गायब मिलेगा। क्यों गायब मिलेगा? क्योंकि तुम तो चल रहे हो, वो दौड़ रहा है, और तुमने तो केवल 24 घंटे बिताए, वो न जाने कितने लाइट ईयर दूर निकल गया होगा। लेकिन ध्रुव तारा वहीं मिलेगा जहां आपने बचपन में कभी ध्रुव तारे को नोटिस किया होगा, वहीं जवानी में भी मिलेगा, वहीं बुढ़ापे में भी मिलेगा। वो पोजीशन क्यों नहीं बदलता? उसके पोजीशन ना बदलने का कारण है कि क्या वो स्टॉप है, हिल नहीं रहा है, वहीं पर स्थिर है? नहीं, सब कुछ वैसे ही हो रहा है जो एक तारे के साथ होता है। बस ध्रुव तारा आपके उत्तर में। उत्तर में इन द सेंस पृथ्वी जब घूम रही है तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। कल्पना करिए पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, गैलेक्सी भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, लेकिन तारा तो यहां है ना, उत्तर में। आप घूमते रहिए, उस पर कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। और आकाशगंगा ऐसे घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से घूम रही है। तो तारा जो आपके उत्तर में है वो तो घूमने के दौरान भी उत्तर में ही रहेगा, तब भी उसकी स्थिति नहीं बदलेगी। इसीलिए नॉर्थ इज द बेस्ट पोजीशन। उत्तर सबसे अच्छी डायरेक्शन मानी जाती है। पोलियरिस एस्टेरिस ध्रुव तारा होता है। मैग्नेटिक पोल नॉर्थ में होता है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव का चुंबकत्व बहुत ज्यादा है, और जब कोई मर जाता है तो उसका सर भी उत्तर की तरफ रखा जाता है, क्योंकि उस और मैग्नेटिक फील्ड बहुत होती है। यह धार्मिक रीति रिवाज है, धार्मिक नियम है। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि जिस व्यक्ति को आप मृतक समझ रहे हैं उसके अंदर कुछ जान बाकी हो। कई बार आपने सुना होगा कि चिता पे उठ के खड़े हो गए, बोले अरे कहां हमको लिटा दिया, हम तो सो रहे थे, सपना देख रहे थे बढ़िया। कई बार देखा होगा अर्थिम किसी को ले जा रहे हैं, अखबारों में छपता है, और एकदम से उठ के आ रहे हैं, भैया कहां लिए जा रहे हो, रोको, हम तो भगवान से बातें कर रहे थे। शरीर मर गया, चेक कर लिया, चेतना मरी कि नहीं ये हम नहीं चेक कर पाए। कॉन्शियसनेस इज स्टिल अलाइव, तो उत्तर की तरफ सर करके लिटा दो, और जब उत्तर की तरफ सर करके लिटा दोगे तो वहां पे एक जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड होता है जो उसको अपनी तरफ खींचेगा, और अगर थोड़ी बहुत भी चेतना अंदर होगी तो वो स्पार्क कर जाएगी और व्यक्ति उठ खड़ा होगा। लेकिन अब उत्तर की तरफ सर करके लिटाने का कॉन्सेप्ट पुराना हो गया है, क्योंकि अब ईसीजी मशीन आ गई है।
सीधा ईसीजी लगाएंगे, और अगर लाइन सीधी आ रही तो दिल नहीं धड़क रहा, मर गया है। पहले के समय में ईसीजी मशीन नहीं थी, माइनर हार्ट बीट चलती रहती थी, थोड़ी बहुत चेतना रहती थी, जानकारी नहीं थी, डिटेक्शन नहीं हो पाता था, तो उत्तर की तरफ सर करके लेटाते थे। उत्तर की ये चमत्कार है। उत्तर दिशा नहीं मिल रही है, कहीं पे कब्र खोद दो, मुर्दे का सर उत्तर मिलेगा। कई बार पजल में फंसाते हैं ना, सेना की परीक्षाओं में, अंदर इंटरनल एग्जाम में, सैनिक ऑपरेशन पे गया है, फंस गया है, कुछ दिख नहीं रहा, सिर्फ चारों तरफ एक वो है, क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान, लोकेट नॉर्थ एनी हाउ। वो गया, उसने कब्र खोदी, कब्र खोद के मुर्दा बाहर निकाला, देखा कैसे लेटा था, उधर लेटा था। तो लिख नहीं देगा रिसर्च में कि मुर्दा उत्तर लेटा था तो उत्तर, हो सकता है मुर्दे को लिटाने वाले गलत लिटा गए हो, तो एक और मुर्दा खोदेगा, कंपेयर कराएगा कि दोनों नॉर्थ हैं कि नहीं है, तब आंसर सही आएगा। तो ये उत्तर दिशा की कहानी यहीं से बनती है। इसके बाद चूंकि तारे तो बहुत सारे हैं, 7000 तो हम लोग नेकेड आई से ही देख रहे हैं। अगला तारा जो है वो यहां सूर्य के निकट है और इसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला तारा सूर्य के निकट है और इसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये जो पोलैरिस स्टेरिस है, ध्रुव तारा है, ये सूर्य से 700 लाइट ईयर दूर है, और ये जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है ये सूर्य से मात्र 4.6 लाइट ईयर दूर है, मात्र 4.6 लाइट ईयर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य से सबसे निकटस्थ तारा कौन सा है, तो उसका नाम हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब फिर से फंसाने वाला सवाल, और एस्ट्रोनॉमी फंसाने वाली है ही। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य से निकटस्थ है, नियरेस्ट है, या पृथ्वी से? और कई सारे लोग उलझा भी देंगे आपको ऐसे सवालों में कि नियरेस्ट फ्रॉम द अर्थ या नियरेस्ट फ्रॉम द सन। तो आंसर क्या होना चाहिए? गलत, गलत। बस इसी का नाम एस्ट्रोनॉमी है। मेजरमेंट इन द फिजिक्स, मेजरमेंट इन द फिजिक्स केवल तब हो सकता है जब ऑब्जेक्ट स्टेबल हो। पृथ्वी भी घूम रही, सूर्य भी घूम रहा, आकाशगंगा भी घूम रही, प्रोक्सिमा सेंचुरी भी घूम रहा। सूर्य आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा, कौन किसका चक्कर लगा रहा किसी को पता नहीं। फिक्स डिस्टेंस कैसे बता सकते हैं? आ रही बात समझ में? अब प्रोक्सिमा सेंचुरी ये कैमरा है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ठीक? तो इस समय प्रोक्सिमा सेंचुरी किसके नियरेस्ट हुआ? सूर्य के ना, सूर्य के नियरेस्ट हुआ। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, यहां गई। अब किसके नियरेस्ट हुआ? अच्छा, अब किसके नियरेस्ट हुआ? अब मालूम पड़ा इन दोनों क्या गया, यहां मून आ गया, तो अब किसके नियरेस्ट हुआ? इसीलिए कहा कि एस्ट्रोनॉमी में फिक्स डेटा के चक्कर में कभी नहीं फंसना है, हमेशा अनुमान, मोर देन, लिटिल देन, अप्रॉक्स, ये शब्द यूज करना सीखिए अगर आप एस्ट्रोनॉमी में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी किसके नियरेस्ट है? सन के। प्रोक्सिमा सेंचुरी किसके नियरेस्ट है? अर्थ के। जो जैसी बात करे उसको वैसा जवाब दो। और अगर कोई पूछ ले कि अर्थ और सन दोनों के कैसे नियरेस्ट है, तो कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कैसे नियरेस्ट है। और कोई अगर जिद करने लगे कि नहीं वो अर्थ के नियरेस्ट है, तो भी कह दीजिए यस, उसकी जिद पूरी कर दीजिए। और कोई कह दे कि नहीं सूर्य के नियरेस्ट है, तो भी कह दीजिए यस, तब भी उसकी जिद पूरी कर दीजिए। और कोई कह दे कि दोनों के नियरेस्ट नहीं है, मून के नियरेस्ट है, तो आप उसको वहम में ही रहने दीजिए, यस तब भी कर दीजिए और वहां से चल पड़िए। कहां तक क्लियर कीजिएगा? क्योंकि जो लोग वहम में हैं, जो लोग गलत फहमी में हैं, वो तो अपनी विरासत के रूप में भी गलत फहमी छोड़ के जाएंगे।
आपसे ये भी पूछ लेंगे कि इस बात की गारंटी कौन लेगा कि तारा मरेगा ब्लैक होल में, क्योंकि ब्लैक होल तक तो कोई गया नहीं। तो ऐसे लोगों की गलतफहमी बस इसी तरीके से दूर की जा सकती है कि तुमको पता है जब मैं पैदा हुआ था तो हंस रहा था। तो फिर वो पूछेगा कैसे, तो उसको बताइए ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से जब तुम पैदा हुए थे तो रो रहे थे। फिर वो पूछेगा कैसे, तो उसको कंक्लूजन दे दीजिए कि पैदा होते टाइम तुम हंसे या रोए पता है? नहीं याद है, पैदा तो हुए ना। उसी तरीके से एस्ट्रोनॉमी है, सत्य हैं चीजें, क्लियर नहीं है। क्योंकि अगर क्लियर हो जाएंगी तो फिर मनुष्य का पुरुषार्थ ब्रह्म के बराबर पहुंच जाएगा, जो हो नहीं सकता। तो सत्यता के काफी नजदीक हैं हम, लेकिन अस्पष्ट एक डायलेमा का एक पर्दा है जो है वो नहीं हटेगा। तो ये थी आकाशगंगा की पूरी कहानी। एक बार अच्छी तरीके से इस डायग्राम को देख लीजिए, किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो बता दीजिए। मैंने आपको बता दिया है मिल्की वे क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है मंदाकिनी और मिल्की वे का आपस में क्या संबंध है, क्यों इसको मंदाकिनी और मिल्की वे को अलग अलग किया जाता है, अलग अलग रखा जाता है। हम लोगों ने पढ़ लिया है प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बारे में, 3 मेजर स्टेजेस ऑफ स्टार्स के बारे में, ब्लैक होल्स के बारे में, तारे का जन्म किस तरीके से होता है, सुपर क्लस्टर्स क्या है, एंड्रोमेडा और M13 के बारे में। ये सारी कहानी हमारी ऑलमोस्ट पूरी हो गई है। प्रोजेक्शन के माध्यम से जो भी पॉसिबल चित्र थे वो आपको दिखा दिए जाएंगे या दिखा दिए गए होंगे, तो उनके आधार पर भी आप अपनी समझ को विकसित करने का प्रयास करिएगा। तो किसी को कोई डाउट है तो फटाफट बताइए, वरना चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाएगा।